हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना वशिष्ठ और आज हम पढ़ रहे हैं फंजाई एगेरिकस। फंजाई एगेरिकस आप सब ने देखी होगी और इसको छत्रक भी कहते हैं, कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, खुम्बी कहते हैं, ढींगरी कहते हैं। इन नामों से ये इंडिया में जानी जाती है। ये एक सेप्रोफिटिक फंगस है, मृतोपजीवी फंगस है और इसको मीडो मशरूम भी कहते हैं, यानी चरागाह छत्रक। तो ये क्योंकि अच्छे खाद वाले घास के खुले मैदानों में मिलते हैं और ये पूरे विश्व में पाए जाते हैं। जंगलों में सड़ी गली पत्तियों में, लट्ठों में, गोबर इत्यादि के ऊपर ये वृद्धि करते हैं और मृतोपजीवी कवक कहलाते हैं ये। तो भारतवंश में इसकी बहुत सारी जातियां मिलती हैं। वैसे पूरे विश्व में लगभग 60 जातियां इसकी पाई जाती हैं, इसमें से करीब 25 जातियां इंडिया में भी मिलती हैं। इसकी जो सिस्टमेटिक पोजीशन है ये किंगडम माइकोटा में आता है और डिवीज़न यू माइकोटा में, और सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटिना है, क्लास हाइमेनोमाइसिटीज, सब क्लास होलोबेसिडियोमाइसिटिडी, ऑर्डर एगेरिकेल्स, फैमिली एगेरिकेसी एंड जीनस एगेरिकस। तो एगेरिकस की जो स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है वो हैं एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस, एगेरिकस बाइस्पोरस, एगेरिकस रिगेलिस। ये जो कॉमन स्पीशीज़ हैं जिनको खुम्बी ढींगरी नाम से भी जानते हैं, कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं, आप सभी ने देखे हुए हैं। ये देखिए, ये हैबिटेट इसकी किस तरह से घास के मैदान में ये पाए जाते हैं और जहाँ पर खाद वगैरह बहुत अधिक होती है। तो ये छतरी नुमा कवक है। तो ये जो छतरी नुमा कवक जो दिख रहा है, पूरा ये कवक ये नहीं होता, इसके नीचे भी होता है। ये देखो, ये फेरी रिंग के रूप में भी दिखाई देते हैं, इस तरह से जैसे घास के मैदान में पूरी एक रिंग बन गई है। तो इनको फेरी रिंग भी कहते हैं। ये परी की रिंग है, ऐसा मानते थे कि परियां यहाँ डांस करती हुई जाती हैं, इस तरह से वहाँ पर ये खुम्बी उगती हैं। तो ये माइसीलियम होता है, एक्चुअली अंडरग्राउंड होता है जो दिखाई नहीं देता, और उनके किनारों पर, एपेक्स के ऊपर, शीर्ष के ऊपर ये फ्रूटिंग बॉडी बनती हैं। तो ये जो मशरूम हैं ये फ्रूटिंग बॉडी है, इनके फलनकाय हैं। इसकी जो संरचना है वो ये देखिए, इसमें नीचे जो जाल फैला हुआ है माइसीलियम, ये जाल है, और ऊपर जो ये है वो है फ्रूटिंग बॉडी है। तो नीचे जो जाल है वो भी प्राथमिक माइसीलियम होता है और द्वितीयक माइसीलियम होता है। शुरू में इसमें प्राथमिक माइसीलियम होता है। प्राथमिक माइसीलियम जो है, प्राइमरी माइसीलियम, ये एक केंद्र की होता है और बेसिडियो बीजाणु के अंकुरण से उत्पन्न होता है, और ये बहुत ही अल्पकालिक होता है। थोड़ी सी देर बाद ही इसमें डाइकैरियोटिक अवस्था हो जाती है। तो ये आप देख रहे हैं ए और बी जो डायग्राम है, ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है। इनमें एक एक न्यूक्लियस है एक सेल के अंदर। तो इस तरह से जो माइसीलियम है वो सेप्टेट होता है, पट युक्त होता है, और बेसिडियोमाइसिटीज़ में पट जो है डोलीपोर सेप्टम होता है। डोलीपोर एक विशेष प्रकार की आकृति होती है, उसको डोलीपोर सेप्टम कहते हैं, और इसमें क्लैंप कनेक्शन भी होता है। ये जो तीसरा वाला जो आप चित्र देख रहे हैं सी, इसमें ये बक्कल जैसी दो कोशिकाओं को जोड़ती हुई एक संरचना है, इसको क्लैंप कहते हैं। तो क्लैंप कनेक्शन भी पाए जाते हैं। तो ये बेसिडियोमाइसिटीज़ की विशेषता हैं, डोलीपोर सेप्टम तथा क्लैंप कनेक्शन। तो ये माइसीलियम, ये डोलीपोर सेप्टम की स्ट्रक्चर है। इसमें दोनों कोशिकाओं के बीच में एक पोर होता है जिसके ऊपर उभार सा होता है, डंबल शेप स्ट्रक्चर होती है, और इसके चारों तरफ
ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की परत होती है जो एक कोष्ठक जैसी संरचना बनाती है या ढोलक नुमा संरचना बनाती है। इसको कहते हैं डोलीपोड सेप्टम। ये बेसिडियोमाइसिटीज़ की विशेषता है। तो डोलीपोड सेप्टम और क्लैंप कनेक्शन मिलते हैं इसमें। तो ये जो प्राइमरी माइसीलियम है वो बेसिडियो बीजाणु के अंकुरण से होता है, जो कि एक केंद्रकी होता है, और ये तुरंत ही फिर इसमें कवक जालों में आपस में जो संयोजन हो जाता है, फ्यूज़न हो जाता है, उससे द्वितीयक केंद्रक बन जाता है। तो ये द्वितीयक केंद्रक इनके फ्यूज़न से बना है। ये दो बेसिडियो बीजाणु अंकुरित हुए और अंकुरण होते ही तुरंत ही इसमें फ्यूज़न होगा। प्लस और माइनस प्रकार के जो हैं, जो कि कॉम्पेटिबल स्ट्रेन के जो माइसीलियम होते हैं, उनमें फ्यूज़न हो जाता है। तो इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ शुरू हो जाता है। तो यहाँ कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीनों अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी तथा मियोसिस। लेकिन सेक्स ऑर्गन्स जननांग नहीं पाए जाते। एंथीरिडिया, उगोनिया, पुंधानी या एस्कोगोनियम, इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। सिंपल बस माइसीलियम है। माइसीलियम अंकुरित हुए, हैप्लॉइड जो माइसीलियम है, प्राइमरी माइसीलियम अंकुरित होते ही सोमेटोगेमी हो जाती है, फ्यूज़न हो जाता है। तो इस तरह से डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाता है। डाइकैरियोटिक माइसीलियम में हर एक कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं। ये देखिए, इसमें ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है, ए और बी 2, और जो सी है उसमें 2 न्यूक्लियस हैं। तो इसको कहते हैं डाइकैरियोटिक माइसीलियम। केंद्रक युग्मी माइसीलियम, केंद्रक पेयर्स में होते हैं इसमें। सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम के बाद कुछ लोग इसको इस तरह से भी मानते हैं कि टर्शरी माइसीलियम होता है। ऐसे सेकेंडरी माइसीलियम और टर्शरी माइसीलियम की जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक जैसा ही होता है। तो सेकेंडरी माइसीलियम जो है ये बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है और बहुत प्रचुर मात्रा में होता है और चिर स्थायी रूप से उपस्थित रहता है, क्योंकि प्राइमरी माइसीलियम तो इसमें बहुत ही अल्पजीवी होता है और सेकेंडरी माइसीलियम है ये चिर स्थायी होता है और प्रचुर मात्रा में वृद्धि करता है। और बहुत समय तक जब ये वृद्धि कर लेता है, खूब सारा खाना पानी अवशोषित कर लेता है, उसके बाद इसमें फ्रूटिंग बॉडी बनने लगती हैं। तो ये फ्रूटिंग बॉडी जो बनती हैं वो टर्शरी माइसीलियम से बनती हैं। तो ये जो छतरी नुमा स्ट्रक्चर है ये बनती है टर्शरी माइसीलियम से। तो इसकी भी जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो द्वितीयक कवक जाल जैसा ही होता है। तो द्वितीयक कवक जाल ही है ये, जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। केंद्रक युग्मी अवस्था होती है। ये द्वितीयक केंद्रक जाल से ही ये बनता है। पाइलियस जो छतरी है और नीचे है ये स्टॉक और पाइलियस ये मिला के कहलाता है बेसिडियोकार्प, यानी फलनकाय। बेसिडियोकार्प जो फलनकाय है वो बनता है द्वितीयक माइसीलियम से। तो शुरू में ये बटन स्टेज है, जब स्टाइप और पाइलियस का जो हिस्सा है वो जुड़ा रहता है एक पतली सी मेम्ब्रेन के द्वारा, उसको व्हील कहते हैं या व्हीलम कहते हैं। और ये व्हीलम जब स्टाइप की वृद्धि होती है और ये जो पाइलियस है जो छतरी है ये भी चौड़ाई में वृद्धि करने लगता है, तो ये व्हीलम टूट जाती है और ये स्टाइप के ऊपर एक एनुलर रिंग के रूप में स्टाइप जो छतरी का वृंत है उससे लगा रहता है। इसको एनुलस कहते हैं। तो जो व्हीलम टूटने के बाद जो हिस्सा स्टाइप के ऊपर जो बचा है उसको एनुलस कहते हैं। तो ये इस तरह से जो एगेरिकस का माइसीलियम है वो 2 तरह से होता है। एक तो अंडरग्राउंड होता है, ज़मीन में, जो दिखाई नहीं देता है और बहुत समय तक जीवित रहता है।
यहाँ तक कि 400 साल तक भी इसको जीवित देखा गया है। और इसके ऊपर जो बाहर जो दिखने वाला जो हिस्सा है वो है छत्रक। तो छत्रक और स्टाइप इन दोनों से मिलके बना है। इसको कहते हैं बीजाणुधर। बीजाणुधर भी कहते हैं, यानी स्पोरोफोर, क्योंकि बीजाणु इसी में बनते हैं। जो नीचे वाला माइसीलियम है अंडरग्राउंड, इसमें नहीं बनते। ऊपर जो ये पाइलियस वाला जो रीजन है, छत्रक वाला रीजन है, इसके अंदर बीजाणु बनते हैं, तो इसलिए इसको स्पोरोफोर भी कहते हैं। बेसिडियोकार्प का निर्माण। तो बेसिडियोकार्प का निर्माण होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद। तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही हासित प्रकार का होता है। यह हासित प्रकार का या रिड्यूस्ड प्रकार का एडवांस भी कहलाता है। फंजाई में इस तरह जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जितना रिड्यूस्ड होगा उतना ही एडवांस होगा। तो यहाँ रिड्यूस्ड और एडवांस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, जहाँ की लैंगिक अंगों का पूर्ण अभाव होता है। और लैंगिक प्रजनन जो है वैसे तीनों चरणों में होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, यानी कोशिका द्रव्य लयन, केंद्रक लयन तथा अर्धसूत्रण। ये तीनों चीज़ें पूरी तरह से होती हैं। और रिड्यूस्ड का मतलब है कि सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते। तो अब इसमें सोमेटोगेमी के बाद जो माइसीलियम बनता है वो द्विकेंद्रकी होता है और केंद्रक युग्मी कोशिकाएं उसमें होती हैं, और पूरा जो जाल है वो डाइकैरियोटिक बन जाता है। उत्तरोत्तर जो कोशिकाओं का जो विभाजन होता है उसके साथ साथ केंद्रक युग्म जो है वो विभाजित होता जाता है, और हर कोशिका में 2-2 न्यूक्लियस होते हैं। तो ये पूरा डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो बनता है वो भूमिगत होता है, और इस भूमिगत जाल से फिर ये स्पोरोफोर बनने लगते हैं, बीजाणुधानीधर बनते हैं। तो जब बारिश से पहले जब भूमि सूखी रहती है तब उस अवस्था में ये जाल पड़ा रहता है भूमि के अंदर, और जैसे ही वर्षा ऋतु में मिट्टी नम हो जाती है तो उसमें से ये घुंडी नुमा जो बटन शेप की जो स्ट्रक्चर हैं वो बाहर निकलने लगती हैं, और फिर ये थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं, नाशपाती के आकार की हो जाती हैं, और फिर इनमें व्रंथ और ये पाइलियस अलग अलग दिखने लग जाते हैं। व्रंथ और ये जो पाइलियस है इसके बीच में फिर एक गिल चैम्बर बन जाता है, और ये गिल चैम्बर है, गिल चैम्बर के अंदर फिर ये पटलियाँ बनने लग जाती हैं, अरीय पट्टियाँ विकसित होने लग जाती हैं, और जो अरीय पट्टियाँ हैं वो उसके अंदर बनते हैं स्पोर, बीजाणु बनते हैं। तो ये जो एक मैच्योर स्पोरोफोर है उसके अंदर एक स्टॉक होता है और एक छत्र होता है, और छत्र के अंदर गिल होते हैं अंदर नीचे की तरफ दिखने वाले। तो ये शुरू में तो पिंक कलर के होते हैं गिल, और बाद में भूरे हो जाते हैं और काले भी हो जाते हैं, और सभी गिल की जो लंबाई है वो बराबर नहीं होती। तो गिल ये जो छतरी का मार्जिन है यहाँ से लेके और व्रंत की दिशा में अरीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। गिल, इनकी आंतरिक संरचना अगर हम देखें गिल की, तो आंतरिक संरचना में, तो गिल से पहले हम स्टाइप के बारे में बात करते हैं। स्टाइप की जो आंतरिक संरचना है उसमें कॉर्टेक्स और मेडुला होता है, वल्लकुट और मज्जा होता है। ये आभासी मृदुतक के बने होते हैं, यानी कवक सूत्र हैं जो बहुत ही घने सटे हुए सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं और आभासी मृदुतक बनाते हैं, स्यूडो पैरेन्काइमा बनाते हैं। बीच का जो ये मेडुला है, जो स्टाइप जो बना है, व्रंथ है, उसका जो मेडुला में काफ़ी एयर स्पेस होते हैं, लूजली अरेंज्ड माइसीलियम होते हैं, और बाहर का जो ये केंद्रक है, मेडुला वाला भाग है, उसमें मेडुला वाला भाग जो है, केंद्रीय भाग है, उसमें ढीले शिथिल रूप में वो होते हैं माइसीलियम, और बाहर का जो है
वहाँ सघन रूप से माइसीलियम उपस्थित होते हैं। तो ये पाइलियस की संरचना भी वृंत की जैसे ही होती है, यानी उसमें भी वल्कुट और मज्जा मिलता है। और गिल की जो संरचना है, गिल में बीच में ये ट्रामा होता है और ट्रामा के दोनों तरफ ये सब हाइमेनियम होता है और सब हाइमेनियम के दोनों तरफ हाइमेनियम परत होती है। हाइमेनियम जो परत है वो उर्वर परत होती है। तो इसके ऊपर बेसिडिया बनते हैं और बेसिडिया पे बेसिडियोस्पोर बनते हैं। तो जहाँ ये बेसिडियम की परत होती है, बेसिडियम एक साइड बाय साइड एक साथ लाइन में लगे होते हैं और हर एक बेसिडियम के ऊपर 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं। तो ये जो है इसमें ये दिखाया है ट्रामा, सबसे नीचे वाला जो टिश्यू ट्रामा है, फिर सब हाइमेनियम है और सब हाइमेनियम के ऊपर हाइमेनियम है। हाइमेनियम जो है वो बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर्स के द्वारा बनती है। तो हाइमेनियम में बेसिडियम होते हैं और कुछ पैराफाइसिस भी होते हैं या बेसिडियोलो भी कहते हैं इनको, जो कि डेवलपिंग बेसिडियम होते हैं। और कुछ बड़ी बड़ी संरचनाएं भी होती हैं थोड़ी, उन्हें सिस्टीडिया कहते हैं। तो ये जो माइसीलियम है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम से ही पूरी संरचना बनी है। एगेरिकस में जो सारा जो माइसीलियम है, शुरुआती जर्मिनेशन के समय को छोड़कर उस समय प्राइमरी माइसीलियम होता है, उसके बाद सारा सेकेंडरी माइसीलियम होता है जो डाइकैरियोटिक होता है। तो इस डाइकैरियोटिक माइसीलियम यानी 2 केंद्रक होते हैं हर एक सेल में। तो उसकी जो सबसे ऊपर वाली सेल है उसमें फिर फ्यूज़न हो जाता है, जाइगोट यहाँ बनता है और जाइगोट बनते ही यानी डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनते ही मियोसिस हो जाता है और मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन में एक न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बनते हैं। तो ये 4 न्यूक्लियस 2 प्लस स्ट्रेन के और 2 माइनस स्ट्रेन के, इसलिए इनको 2 को काले से दिखाया, 2 को सफ़ेद रंग से दिखाया है। तो इस तरह से ये बेसिडियम के अंदर 4 न्यूक्लियस बन गए और ये 4 न्यूक्लियस फिर उभार के रूप में स्टेरिगमेटा बनते हैं, 4 जो बेसिडियम के बाहर बनते हैं और उनमें से फिर ये बेसिडियोस्पोर्स बाहर की तरफ बनते हैं, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के साथ बाहर जाता है और इस तरह से बाहर बनते हैं बेसिडियोस्पोर्स। तो एस्कोमाइसिटीज़ में आपने देखा था एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर बनते थे, जबकि यहाँ बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेसिडियम के बाहर 4 बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं। तो ये बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनस ओरिजिन कहलाता है इनका, एक्सोजीनस बेसिडियोस्पोर्स हैं, जबकि एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कस होते हैं, एस्कोस्पोर होते हैं, वो एंडोजीनस होते हैं, एस्कस के अंदर बनते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में। तो इस तरह से बेसिडियोस्पोर बनते हैं, हर एक बेसिडियम में 4 बेसिडियोस्पोर बन जाते हैं। एगेरिकस बाइस्पोरस जो है उसमें यहाँ 2 ही स्पोर बनते हैं। तो ये बेसिडियोस्पोर बेसिडियम जो है उसके ऊपर स्टेरिगमेटा के द्वारा लगे हुए हैं। इनका जो डिस्चार्ज है डिस्पर्जल, ये भी बहुत ही विसर्जन जो है वो बूंद विधि के द्वारा होता है और विस्फोट के द्वारा होता है और एक बार में एक ही जो बेसिडियोस्पोर है वो बाहर निकलता है और एकदम छिटक के जाता है। और इस जो पूरा जो पाइलियस है, छत्रक है, इसमें अरबों खरबों की संख्या में बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। बहुत महीन छोटे छोटे बारीक पाउडर जैसे होते हैं और ये इस छतरी से एकदम नीचे की तरफ गिरते हैं गिल्स में से और तुरंत ही फिर हवा से ये ऊपर उड़ जाते हैं। तो इस तरह से दूर दूर तक ये हवा के द्वारा इनका प्रकीर्णन हो जाता है और दूर दूर तक गिरते हैं और भूमि पर गिरने के बाद जैसे ही नमी वाली जगह इनको मिलती है, खाद वाली और नमी वाली जगह, वहाँ पर अंकुरण हो जाता है इनका और दोबारा से नया माइसीलियम बनता है
और नया माइसीलियम फिर वापस से छत्रक बनाने लगता है। तो ये लाइफ साइकिल है। इसमें ये दिखाया है, यहाँ जाइगोट देखें आप, या ये छतरी जो है कैप, यहाँ देखें कैप के अंदर जो नीचे की तरफ गिल्स हैं, गिल में यहाँ बेसिडियम बनते हैं और बेसिडियम में जो 2 न्यूक्लियस हैं उसमें फ्यूज़न होता है और एक न्यूक्लियस बन जाता है जाइगोट का न्यूक्लियस। और ये जाइगोट का न्यूक्लियस में तुरंत ही मियोसिस होगा और 4 बेसिडियो स्पोर्स बेसिडियम के बाहर की तरफ बन जाते हैं। और ये बेसिडियो स्पोर हैप्लॉइड होते हैं और ये अंकुरण के द्वारा प्राइमरी माइसीलियम बनाते हैं, हैप्लॉइड माइसीलियम। और 2 विभिन्न स्ट्रेन के, प्लस और माइनस स्ट्रेन के प्राइमरी माइसीलियम में फ्यूज़न होता है और इस तरह से सोमेटोगेमी होती है और डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाता है। और डाइकैरियोटिक माइसीलियम फिर चिरस्थायी होता है और बहुत लंबे समय तक रहता है और बहुत ज़्यादा विस्तृत जाल बनाता है। और ये सेंटर से सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में बढ़ता है, सेंट्रीफ्यूगल इसकी ग्रोथ होती है, तो एक सर्कुलर कॉलोनी बना लेता है ये। और उस सर्कुलर कॉलोनी के शीर्ष की तरफ जो है एपेक्स की तरफ यहाँ ये बटन शेप की स्ट्रक्चर बनने लगती हैं और जो बाकी आगे जाके छतरी बनाती हैं। जो इस तरह से एक रिंग के अंदर, फेरी रिंग्स जिनको कहते हैं, उसमें कॉलोनी में ये छतरियाँ बनती हैं। ये दूसरा चित्र बना रखा है समझाने के लिए आपको। आप कोई सा भी चित्र बना सकते हैं। इसमें भी ये माइसीलियम दिखा रखा है सबसे ऊपर, जहाँ की दोनों माइसीलियम हैं वो जुड़ गए हैं, प्लस और माइनस स्ट्रेन के, सोमेटोगमी हो चुकी है और सेकेंडरी माइसीलियम बन गया है ये, और जो कि डाइकैरियोटिक होता है। इससे राइट साइड में इधर देखें बटन शेप की स्ट्रक्चर बन गई है जो अंडरग्राउंड है और ये फिर बाहर की ग्राउंड से ऊपर निकलने लग गई है और ये छतरी नुमा स्ट्रक्चर है। और फिर इसमें गिल हैं और गिल में बेसिडियम होते हैं और बेसिडियम एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर है या एक तरह से बीजाणुधनी जैसा है और उसमें कैरियोगेमी होती है बेसिडियम के अंदर ही। जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम था, 2 न्यूक्लियस थे, उसमें कैरियोगेमी हुई और फिर मियोसिस से 4 बीजाणु बेसिडियो बीजाणु बने और बेसिडियो बीजाणु 2 प्लस स्ट्रेन के और 2 माइनस प्रकार के होंगे, उनका अंकुरण हो जाता है। तो इस प्रकार ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। ऐसे भी हम बना सकते हैं लाइफ साइकिल को, जिसमें ये बीच में सबसे ऊपर टॉप पे बेसिडियो स्पोर्स बना रखें, प्लस और माइनस, इनके अंकुरण से मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा। 2 प्लस और माइनस विभिन्न प्रकार के मोनोकैरियोटिक माइसीलियम में सोमेटोगेमी होती है। सोमेटोगेमी से डिप्लो डाइकैरियोटाइजेशन होता है और डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है। और इसमें क्लैंप कनेक्शन के द्वारा या सेप्टम के द्वारा न्यूक्लियस का एक दूसरी सेल में प्रवेश होता है, विभाजन होता है और सेकेंडरी माइसीलियम बनता है। सेकेंडरी माइसीलियम से फिर राइजोमॉर्फ बन जाता है, जो कि रस्सी जैसी संरचनाएं होती हैं और जड़ जैसी संरचनाएं होती हैं, और उससे फिर राइजोमॉर्फ से फिर बेसिडियोकार्प बन जाता है, जो छतरीनुमा स्ट्रक्चर है यहाँ पर एगेरिकस में। और बेसिडियोकार्प से फिर उसमें बेसिडिया बनते हैं, जहाँ का बेसिडिया के अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है। अभी तक ये डाइकैरियोटिक स्टेज चल रही थी, यहाँ जाके समाप्त हो गई डाइकैरियोटिक स्टेज और डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया। डिप्लॉइड न्यूक्लियस के में तुरंत ही मियोसिस हो जाती है। डिप्लॉइड स्टेज ज़्यादा समय तक नहीं होती, बहुत ही ट्रांजिटरी अवस्था है। डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनते ही मियोसिस होता है और हैप्लॉइड बेसिडियो स्पोर्स बन जाते हैं। तो ये ख़त्म हुई लाइफ साइकिल एगेरिकस की। थैंक यू।